जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस और पूरी जो हमारी साउथ एशिया और उसके आसपास के रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रही है, उसको समझने के लिए यह अध्याय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हम आज जानेंगे बगराम एयरबेस की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे इसको लेकर के जियोपॉलिटिक्स हो रही है, और इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों को भी इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक या इंटरनेशनल रिलेशंस फॉरेन अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, या कह सकते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई जो भी इवेंट होता है, कोई भी घटना घटित होती है, उसको समझने के लिए हमें उसका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी जानना ज़रूरी होता है। और जब हम उस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझते हैं, तो हम काफ़ी चीज़ों को एक कहानी की तरह समझ पाते हैं और डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। हम चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ पाते हैं, या कह सकते हैं हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इज जस्ट अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर जियोपॉलिटिक्स को हमको इजी वे में, या फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस को हमको इजी वे में समझना है, तो हमें डॉट्स को कनेक्ट करना होगा। हमें वह कला एक आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डेली टू डेली न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो ईजिली आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे और एक ब्रॉडर जो पिक्चर बनती है उसको आप समझ पाएंगे। तो जियोपॉलिटिक्स को इजी वे में समझने के लिए यही ज़रूरी है। रटने से ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा हमारा। रटने से यही हो सकता है कि हम एक दो विषय को अच्छे से समझ सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम इवेंट्स को हमेशा ध्यान से देखते रहेंगे कि कब कौन सा इवेंट हुआ, या फिर कब कौन सी घटना घटित हुई वर्ल्ड लेवल पे, और उसका क्या रिलेशन था पिछली किसी और घटना से, और उसको अगर हम रिलेट कर पाए, तो जियोपॉलिटिक्स को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई कि कैसे हमें अप्रोच करना है जियोपॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें कि हम लोग पहले जानेंगे कि हमारे आज का जो मेन शीर्षक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बगराम एयरबेस, पाकिस्तान अफगानिस्तान यूएसए रिलेशंस, कंसिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड चैलेंजेस। तो ये तो मेरा हो गया टाइटल। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि मेन हम लोग किन किन चीज़ों की स्टडी आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, मूलभूत बातें जो कि आपको इजली आपको पता भी होंगी, क्योंकि सभी लोग डेली न्यूज़ को फॉलो करते ही होंगे, तो उनको एक आइडिया तो होगा। बट हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। यूएसए के बेसिस, अफगान सोवियत वॉर, यूएसए वॉर ऑन टेरर एंड राइज ऑफ क्लाशिंकोव कल्चर इन अफगानिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। पाकिस्तान रोल इन दिस केस, पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, फॉल ऑफ इमरान खान एंड शेख हसीना गवर्नमेंट इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जिसको हम लोग फॉल ऑफ ढाका के नाम से भी जानते हैं बांग्लादेश वाले को, प्रोटेस्ट इन नेपाल अभी रिसेंटली जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर एंड आसिम मुनीर्स लंच विद ट्रम्प, करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। कुछ हम लोग फ्यूचर का अनुमान भी लगाएंगे अपने पूरे एनालिसिस के बेस पे। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। हम लोग काफ़ी चीज़ों को टच करेंगे, काफ़ी इवेंट्स को हम लोग क्लोजली देखेंगे, जैसे प्रोटेस्ट इन नेपाल, ऑपरेशन सिंदूर, अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का ट्रम्प के साथ मीटिंग। और उससे हम लोग, अब आप सोचिए कि हम लोग इन सभी डिफरेंट इवेंट से, डिफरेंट जो हमारी घटनाएं हैं, उससे हम इसको रिलेट करेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज जस्ट अबाउट connecting the dots, how you connect the dots, how you connect the events. So that is the key for success in geopolitics and international relations. तो हम लोग अपने पहले पार्ट पे आते हैं कि बेसिस। हम लोग जानते हैं कि जो एयर बेसिस है, इन मॉडर्न वॉरफेयर एयर बेसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। करेंटली अगर किसी भी कंट्री को, किसी अनदर कंट्री को अगर उसके लिए थ्रेट क्रिएट करना है, डर का जो माहौल है वो क्रिएट करना है, तो उसमें एयर बेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है।
और अक्सर एयरबेस को लेकर के भी एक कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनी रहती है कि ये एयरबेस कहीं किसी पर्टिकुलर देश के हाथ से निकल ना जाए, या कौन सा एयरबेस हम अपने कब्जे में कर लें। इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, ये भी हम लोग देख पाते हैं। अक्सर हमें जियोपॉलिटिक्स में, अक्सर हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो करते हैं, तो इस तरह की जो न्यूज़ है वो हम देखते हैं कि किसी देश ने कोई एयरबेस अपने कब्जे में लिया, किसी ने कोई लिया, किसी ने कोई छोड़ दिया, ऐसी चीज़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंस है इसमें यूएसए के बेसिस का। यूएसए के ऑल अराउंड वर्ल्ड लगभग 750 से भी ज़्यादा बेसेस हैं, और यहाँ पे आप इस मैप में देख भी रहे हैं, डॉट्स के माध्यम से शो किया गया बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस के बेसेस हैं। और बेसिकली बेसेस के दम पे ही यूएसए अपने आप को इतना ज़्यादा, जो उसकी इमेज एक बनी हुई है पावरफुल इमेज, जब आप डीपली इसको कभी पढ़ेंगे या रिसर्च इस पे करेंगे, तो आप यही पाएंगे कि जो इसके बेसेस हैं, वो बेसेस ही कहीं ना कहीं इसकी एक पावरफुल जो इमेज है उसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर हिस्से में बेसेस है। यूएसए कभी भी किसी भी बेस से अपने किसी भी दुश्मन को टारगेट कर सकता है, ये उसकी है पावर। और यही उसकी जो एक पावरफुल इमेज तो है ही पहले से ही, बट उस पावरफुल इमेज को और ज़्यादा ग्लोरीफाई करती है और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो बेसिस में बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो भी हवा में उड़ने वाले हमारे कह सकते हैं विमान, विमान की यहाँ पे चर्चा है, नाम से हमारा ये स्पष्ट है। तो हम यहाँ पे एयरबेस की ही बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे फाइटर जेट्स हैं, जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं इस तरह के, उनके रख रखाव से संबंधित भी सारी चीज़ें होती हैं, और उनके पार्किंग फैसिलिटी। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे पायलट्स भी होंगे, ट्रेनीज भी होंगे, ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो उनके रहने के लिए भी एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। तो एयरबेस इज जस्ट नॉट पार्किंग प्लेस फॉर फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स। इट इज़ नॉट जस्ट अ पार्किंग प्लेस, इट इज़ अ होल इकोसिस्टम। ये एक पूरा एक प्रकार का तंत्र होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी आपको इस पे डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के लिंक्स भी ऐड कर दूंगा। तो जब आप उन डॉक्यूमेंट्रीज को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एयरबेस काम कैसे करते हैं, हाउ एयरबेस वर्क्स। तो उसमें लोगों के रहने के लिए भी प्लेस होता है, कैंटीन्स भी होती हैं, मॉल्स भी होते हैं, क्योंकि जब पायलट्स और सैनिक जो भी हैं वो वहाँ रहेंगे तो उनकी कुछ आवश्यकताएं भी होंगी। तो उसको उसके फुलफिल के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये सभी फैसिलिटीज़ भी होती हैं। और फिर हमारे जेट्स जो भी हैं, फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके मेंटेनेंस से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, क्योंकि इन सब का मेंटेनेंस भी काफ़ी खर्चीला और बहुत ज़्यादा लंबा एक प्रोसेस है, काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं। तो एयरबेस, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि केवल एक एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट को पार्क करने का प्लेस नहीं है, बल्कि ये पूरा एक प्रकार का इकोसिस्टम है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रहने का भी प्लेस होता है, और उनके पार्किंग का भी प्लेस, प्लस उनके मेंटेनेंस का, ये सभी चीज़ें। प्लस ये तो हो गया उसका एक कह सकते हैं फिजिकल एस्पेक्ट जो कि हमें दिख रहा है। But another thing which is more important, and that is strategic location of that particular airbase। किसी भी एयरबेस की जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है उसका एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। और कौन सा कंट्री कौन से बेस को लेगा, क्योंकि कौन से देश से जो उसकी दुश्मनी है उसको साधना है, तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बिहाइंड द सीन्स काम करती हैं। तो एयरबेस के मामले में ये वाला जो हमारा एस्पेक्ट है ये समझना ज़रूरी है। और अभी तक आप इस पूरे मैप में देख लिए होंगे कि यूएसए के कितने ढेर सारे बेसेस हैं, 750 से 800 बेसेस हैं। तो क्या इसका इम्पोर्टेंस है ये इस पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं, बगराम एयरबेस की। सो बगराम एयरबेस इज बेसिकली लोकेटेड नियर काबुल, द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। So here you can see Afghanistan, Tajikistan
इंडिया, पाकिस्तान, हियर द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान दैट इज इस्लामाबाद। तो ये एक मैप है और यहाँ पे आप बगराम की लोकेशन देख रहे हैं। और ये एक अनदर मैप है बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की। कुछ और सिटीज हैं मजार शरीफ, हेलमंड, कांधार, हेरात, बाल्ख रीजन, और ये काबुल और पास में है आपका बगराम एयरबेस। ये अनदर इमेज ऑफ दैट एयरबेस। और बगराम एयरबेस इन अफगानिस्तान, यूएस सेज इट एम्स टू रिटेक बगराम फॉर सर्वेलिंग चाइना। इंडिया टुडे का ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज रिसेंटली आपने जरूर सुना रहा होगा। और ये इसका रनवे है, एरिया है, और बहुत सारी चीजें इसमें है। तो ये एक जस्ट एक मैप हो गया आपको समझाने के लिए कि बगराम एयरबेस लोकेटेड कहाँ है। तो एक आप इसका एक मेंटल मैप बना सकते हैं माइंड में कि ये काबुल के पास में लोकेटेड है। So here these are some important news from some important news agencies like the Print, the Diplomat, Al Jazeera और ये Fox News. So this is from Fox News. So here you can see that how the Bagram Air Base from the 1950s is geopolitically significant in the 21st century. इतना जो पुराना एयरबेस है अभी के समय उसकी क्या जो है इम्पोर्टेंस है। No to Trump. Why Afghanistan's neighbors have opposed US Bagram plan. Afghanistan and the long shadow of Bagram. China would not let Trump take Bagram Air Base back from the Taliban without a fight, expert warns. So here in all these important articles from the Print, Al Jazeera, the Diplomat, and from the Fox News, these are some important, some famous news agencies, and here you can understand the importance of this news. So here a lot of news for Bagram Air Base. तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ है बगराम एयरबेस के बारे में, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कितना इसका इम्पोर्टेंस है। और हाल ही में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है। क्या अफगानिस्तान दे देगा इजिली, क्या नहीं देगा, और अगर नहीं देता है तो उसके बाद क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ मीडिया की चीज़ें दिखा दी जिससे आपको पता चले कि इस समय न्यूज़ में चल क्या रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो अब हम लोग आते हैं अ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में, देखते हैं कि चीज़ें शुरू कैसे होती हैं। जो बगराम एयरबेस है, यूएस का मानना है कि उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यूएसए को चाइना को टारगेट करना है तो उसके लिए बगराम एयरबेस को फिर से लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप कहेंगे फिर से लेना, तो इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ स्टोरी रही होगी। तो अब यहीं से आपको समझना पड़ेगा पुरानी स्टोरीज को। तो अफगान सोवियत वॉर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। अफगान सोवियत वॉर के टाइम में 1970 के दशक में, मैं यहाँ पे कोई डेटा या फैक्ट नहीं बताऊंगा, डेटा फैक्ट आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे और इजीली आपको मिल भी जाएगा। हम यहाँ पे जस्ट एक स्टोरी के रूप में बात करेंगे कि 1970 के दशक में और 1980 के दशक में जब यूएसएसआर और अफगानिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, टेंशन्स का माहौल था वहाँ पे, स्पेशली यूएस का सपोर्ट कहीं ना कहीं था कि वहाँ पे यूएसएसआर की एंट्री न हो पाए अफगानिस्तान में। और अफगान सोवियत वॉर हम लोग जानते हैं अच्छे से, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज जानी है। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी अफगान सोवियत वॉर की ही है ये, बाय द वे पिक्चर्स। सो दीज आर सम ओरिजिनल पिक्चर्स ऑफ अफगान सोवियत वॉर। तो अफगान सोवियत वॉर होता है और अफगान सोवियत वॉर के समय ही ये जो हमारा बगराम एयरबेस है, ये सोवियत का एक इम्पॉर्टेंट एयरबेस हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब 2000, अर्ली 2000 में, जब यूएसए टेक ओवर करता है और जब यूएसए अपनी बैक खुद की जो यूएस बैक्ड गवर्नमेंट का शासन अफगानिस्तान में आता है, आपने दो नाम सुने होंगे, हामिद करजई और अशरफ गनी। सो ये जो इन दोनों की गवर्नमेंट काफी लंबे समय तक चली, 2000 से लेकर के लगभग हम मान सकते हैं कि जब तक अफगानिस्तान ने वहां पे कब्जा किया, 2000
सॉरी तालिबान ने 2021 में। तो 2000 से लेके 2021 तक लगभग ये आपका 20-21 साल का जो एक लंबा टाइम पीरियड था, उस समय में ये जो एयरबेस था ये यूएस का एयरबेस था। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स थी, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हो चाहे हामिद करजई की हो, वो यूएस बैक्ड गवर्नमेंट्स थी। और तो उस समय ये यूएसए के पास था। तो यूएसए को पूरा एक आइडिया है, उसने इसको पूरा डेवलप किया। और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं इस बेस के, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही यूनिक है। हम लोग ऑलरेडी पिछले वाले स्लाइड में इसकी लोकेशन देखे थे। तो एक तो इसकी लोकेशन यूनिक है, और सेकंड यूएसए को पूरा आइडिया है। क्योंकि मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में भी बताया था कि एयरबेस केवल एयरक्राफ्ट पार्किंग का प्लेस नहीं है, बल्कि ये पूरा एक प्रकार का इकोसिस्टम है। तो जब इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो इस तरह के इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और जब इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो काफ़ी फंड्स भी लगते हैं, काफ़ी समय भी लगता है, और उसको समझना पड़ता है। तो यूएसए ने इस पूरे इकोसिस्टम को वहाँ पे डेवलप किया हुआ था, और उसको उस पूरे एयरबेस का आइडिया अच्छे से है। तो एक तो ये पॉइंट है, एयरबेस बगराम की लोकेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, प्लस यूएसए की नॉलेज जो है बगराम के बारे में वो बहुत अच्छी है। क्योंकि यूएसए ने ऑलरेडी वहाँ पे 20-21 साल का एक लंबा समय गुजारा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और पहले वो सोवियत का बेस था, बट बाद में अफगान सोवियत वॉर होता है, खत्म होता है। और फिर वहाँ पे जब 2000 में, सन 2000 में, उस समय से जब यूएस बैक्ड गवर्नमेंट्स आती हैं अफगानिस्तान में, और बीच में एक छोटा सा टाइम फ्रेम था 1990s में, छोटा सा एक टाइम था जब तालिबान का वहाँ पे, तालिबान जो फर्स्ट तालिबान था उसका शासन था। बट बाद में जब अर्ली 2000 में जब यूएस बैक्ड गवर्नमेंट्स आती हैं और 2021 तक रहती है, तो ये जो एयरबेस था ये यूएस के पास था। एक तरीके से हम इस पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं। तो बेसिक्स हमने देखे कि पहले ये सोवियत का बेस था, बट उसके बाद जब अर्ली 2000 के टाइम पीरियड में यूएस बैक्ड गवर्नमेंट्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं जब यूएस बैक्ड गवर्नमेंट्स थी, तो उनके माध्यम से ये जो एयरबेस था वो यूएसए ने यूज़ किया। तो यूएसए को पूरा इसका एक आइडिया अच्छे से है। तो अब देखिए हम लोग कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। हमने अफगान सोवियत वॉर से शुरू किया, तालिबान फर्स्ट रिजीम, तालिबान का जो पहला शासन था, उसके बाद फिर यूएस बैक्ड गवर्नमेंट्स का एक टाइम पीरियड स्टार्ट होता है अफगानिस्तान में, जिसमें कि हामिद करजई और अशरफ गनी का हम लोग शासन जानते हैं। आपने अक्सर उन लोग की फोटोज भी देखी होंगी न्यूज में। तो ये दो लोग थे। और वही जो टाइम पीरियड था 20-21 साल का, उस समय में यूएसए ने बगराम एयरबेस में काफी अपना इम्पोर्टेंट टाइम स्पेंड किया। सो दे नो वेरी वेल अबाउट बगराम बेस। और ये जो समय था बेसिकली, जो हम लोग कहते हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो मैंने आपको पिछले हेडलाइंस में भी दिखाया था, या क्लाशिन को कल्चर अफगानिस्तान में कैसे शुरू होता है। तो बेसिकली ये जो 20-21 साल का टाइम पीरियड था, इसमें होता क्या है कि यूएस बैक्ड गवर्नमेंट्स तो आ जाती हैं अफगानिस्तान में, लेकिन जो तालिबान के लड़ाके थे वो तो थे ही वहाँ पे। वो क्या होते हैं, वो छिप जाते हैं घाटियों में, गुफाओं में, अलग अलग जगह पे, या कोई जिसको भी जहाँ प्लेस मिलता है वो वहाँ छिप जाते हैं। और जब वो छिप जाते हैं तो उनके साथ एक गोरिल्ला वॉरफेयर, एक तरीके से 20-21 साल की लड़ाई वहाँ पे होती है। और उसी दौरान यूएस की हेल्प कौन करता है, यूएस की हेल्प करता है पाकिस्तान। और डायरेक्टली हेल्प, कोई उसमें ऐसा नहीं कि बैक चैनल से हेल्प हो रही है, किसी को पता नहीं है, ये सभी को पता है कि पाकिस्तान की आर्मी एक मर्सनरी आर्मी है। और पाकिस्तान ने ही वहाँ पे यूएस को एक सपोर्ट बना दिया, क्योंकि विदाउट सपोर्ट यूएसए वहाँ पे चीज़ें रन ना कर पाता उतनी अच्छे तरीके से। तो कोई सपोर्टर चाहिए था। तो उस रीजन में जो सपोर्टर का रोल प्ले किया वो प्ले किया वहाँ पे पाकिस्तान ने। तो हम लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरीके से
वर्क करती है, क्या उनका वर्क कल्चर है, ये सब हम लोग इजीली हम लोग न्यूज़ में सुनते आए हैं कि उनकी आर्मी का, उनकी गवर्नमेंट का काम ही यही है। तो ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था 20 साल का पूरा चला, जिसमें वहाँ पे यूएस बैक्ड गवर्नमेंट्स थी, लेकिन अंदर अंदर तालिबान से लड़ाई यूएसए की चल रही थी। और फिर 2021 में जाकर के वो ख़त्म होता है और तालिबान फिर से टेक ओवर करता है और यूएसए को वापस जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एम्बैरसिंग था यूएस जैसे पावरफुल कंट्री के लिए, सुपर पावर के लिए, कि अफगानिस्तान से उसको बैक होना पड़ता है। तो इसे ही हम कहते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर मतलब कि क्या है, जब भी इस टर्म का हम यूज करेंगे कि व्हाट इज ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, सो बेसिकली ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इज द rise of, you can say, different insurgencies of fighting between US forces and Taliban. And basically you can relate it with rise of Kalashnikov culture in Afghanistan. तो क्लाशिनकोव कल्चर जो था, क्लाशिनकोव क्या है भाई, AK-47, दैट इज क्लाशिनकोव। तो क्लाशिनकोव कल्चर जो था वो भी राइज होता है इसी 20 साल के टाइम पीरियड में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को समझा, हम लोगों ने राइज ऑफ क्लाशिनकोव कल्चर और इन अफगानिस्तान को भी देखा। एंड सेकंड थिंग इज हाउ पाकिस्तान प्ले क्रूशियल रोल इन ऑल दीज थिंग्स। पाकिस्तान का बहुत ही क्रूशियल रोल था इसमें, ये भी हम लोगों ने देखा। और ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो अफगान सोवियत वॉर की पिक्चर है, ये नॉर्मल अफगानी लोग हैं। और ये जो राइज ऑफ क्लाशिनकोव कल्चर होता है अफगानिस्तान में, ये उसकी एक इमेज है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लाशिनकोव कल्चर एंड ग्लोबल वॉर एंड टेरर इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान। और उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि 2021 में जब यूएस वापस चला जाता है, एक काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट, और उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं दोहा एकॉर्ड से। कतर की कैपिटल दोहा, और कतर अक्सर इस तरह की चीज़ों में मीडिएटर की भूमिका निभाता रहा है। और बहुत सारी मीटिंग्स वहाँ पे हुई, काफ़ी चीज़ें हुई। कभी हम लोग डिटेल में दोहा एकॉर्ड को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी यहाँ पे, क्या क्या स्टोरीज थी। बट यहाँ पे बस हमको ये ध्यान में रखना है कि दोहा एकॉर्ड होता है और फिर यूएस का जो यूएस की वापसी होती है अफगानिस्तान से। तो यहाँ जस्ट मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी है कि आपके माइंड में रहे ये अकॉर्ड। और ये वो इमेज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिक्चर है। लास्ट कुछ सोल्जर्स हैं जो वापसी करने जा रहे हैं, बैक हो रहे हैं ये। और संभवतः ये बगराम एयरबेस की ही पिक्चर है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये फोटो उस समय पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जब ये पूरी या ये घटना घटित हुई थी उस टाइम पे। और इसको अक्सर हम लोग फॉल ऑफ काबुल के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे फॉल ऑफ काबुल, तो आपको ये इस तरह की पिक्चर्स और बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये सब मिलेंगी। अब हम लोग आते हैं एक, इसके साथ ही साथ ये तो हम लोगों ने देख लिया कि यूएसए ने वहाँ पे इतना लंबा एक शासन किया। और जब यूएसए ने वहाँ पे इतना एक लंबे समय तक शासन किया, तो वो उस एयरबेस को अच्छे से जान रहा था। और अब उसको फिर से वो एयरबेस चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाल ही की मीटिंग में फिर से कहा है पिछले ही महीने कि वो बेस चाइना पर नज़र रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि इस तरह की घटनाएं कई जगह और भी घटित हुई कि जब एयरबेस की मांग की गई, लेकिन जब एयरबेस नहीं दिया गया, यह सपोर्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर देश की जो पॉलिटिक्स थी वो इंटरनल पॉलिटिक्स प्रभावित हुई। और उसमें आपने इमरान खान का वो एब्सोल्युटली नॉट वाला स्टेटमेंट तो ज़रूर सुना होगा। और उसी के बाद से अब इमरान खान की भी गवर्नमेंट गिर जाती है 2022 में। और फिर ये पीटीआई के जो
समर्थक हैं ये नारेबाजी करते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग जानते हैं कि फिर आसिम मुनीर जब बन जाते हैं आर्मी चीफ और अब तो फील्ड मार्शल, और शहबाज शरीफ सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, तो फिर कंडीशंस टोटली चेंज हो गई हैं अभी के समय में। और अभी के समय में अगर हम देखें ऊपर ऊपर, तो पाकिस्तान यूएसए के रिलेशंस ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन ये जो इमेज है ये मैंने इसलिए आपको लगाई है कि वहाँ पे बेस नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो इमरान खान के साथ किस तरीके की चीज़ें हुई। सेम केस आप देखेंगे शेख शेख हसीना वाले, जब वहाँ पे सरकार गिरी, फॉल ऑफ ढाका होता है लास्ट ईयर इन मंथ ऑफ अगस्त 2024 इन बांग्लादेश। सो यू कैन ऑल्सो हर्ड द स्टोरी ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड की बहुत चर्चा हो रही थी उस टाइम पे कि एक एयरबेस चाहिए था, बट शेख हसीना ने मना किया और इस तरह के फिर इवेंट्स हुए और वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट गिर गई, प्रोटेस्ट हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी लास्ट मैंने एक लद्दाख वाला वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को बताया था कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट्स होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए ये सभी फर्जी हैं या फेक हैं और सिर्फ फॉरेन पावर्स अपने दम पे इस तरह का प्रोटेस्ट क्रिएट कर देती हैं। ऐसा नहीं रहता है, कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, और जो फॉरेन पावर्स हैं, जो डीप स्टेट्स हैं, वो उन्हीं फॉल्ट लाइंस का ही यूज करके उस जो अंदर जो प्रोटेस्ट कह सकते हैं अभी सोए हुए हैं, स्लीपी मोड में है, सुषुप्तावस्था में है, उसको जागृत कर देते हैं। और फिर क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। इंडिया के केस में सीएए एनआरसी वाले प्रोटेस्ट या पामो प्रोटेस्ट में इसी तरह का माहौल बना था, बट इंडिया में वो सफल नहीं हो पाए। और वहां पे आपको याद होगा लद्दाख वाले वीडियो में मैंने रिजीम चेंज और रिजीम डिग्रेडेशन दो टर्म्स का यूज किया था। तो जो डीप स्टेट है, फॉरेन पावर्स है, वो कहीं ना कहीं जिस भी देश को हानि पहुंचानी है वहां पे वो रिजीम चेंज करते हैं या तो, और अगर रिजीम चेंज नहीं हो सकता है तो रिजीम डिग्रेडेशन का काम करते हैं। हम लोगों ने उस वाले वीडियो में बहुत चीजें डिस्कस की थी। एक और मैंने टर्म यूज किया था एल्गोरिदम कंट्रोल। आपके पूरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का जो भी एल्गोरिदम है, वो वही देश कंट्रोल कर रहे हैं, वेस्टर्न पावर्स। तो जो वो दिखाना चाहेंगे वही आप देखेंगे, और इस तरीके से भी वो आपके मेंटल मैप को क्रिएट करते हैं और आपका माइंडसेट एक तरीके का डेवलप होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बिहेवियरल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में देखें, अब हम इस चीज़ को बहुत सारे एस्पेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। हम जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स तो देख ही रहे हैं, बट इसको हम बिहेवियरल एस्पेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। और किस तरीके से जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो डायरेक्टली तो प्रोटेस्ट ये सब तो करवा, मतलब डायरेक्टली तो खैर पता नहीं चल पाता है कि कौन करवा रहा है इसके पीछे, लेकिन इतना तो जो एनालिस्ट हैं वो समझ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक सेकंड जो उनका एक वे होता है, कंट्रोल द सोशल मीडिया, वो भी उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब मान लीजिए कि आप एक बांग्लादेशी नागरिक हैं और बार बार आपकी फीड में कुछ इस तरीके का आए जो आपको शेख हसीना की कमियां गिनाता रहे बार बार। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से एल्गोरिदम में छेड़छाड़ होता है, और फिर आपकी जो फीड्स हैं उसमें परिवर्तन होता है उससे। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया यहाँ पे कि इस तरीके की भी चीजें यहाँ पे वेस्टर्न पावर्स करती हैं, और इसके आपको ढेरों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग काफ़ी इसमें डीप में चले गए, बट यहाँ पर भी सेम वैसा ही केस हुआ। सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं मिल पाया, शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई, फॉल ऑफ ढाका होता है। अभी हम लोगों ने फॉल ऑफ काबुल देखा था, अब ये हो गया फॉल ऑफ ढाका। इमरान खान की भी गवर्नमेंट जब गिरी थी वो अभी हम लोगों ने पूरी स्टोरी समझी। और अभी जस्ट 1.5-2 महीने पहले आपने जो नेपाल में प्रोटेस्ट्स हुए वो भी आपने देखा होगा। और यहाँ पे यूएस डीप स्टेट का हाथ था या नहीं, अभी ये तो कहना क्लियर नहीं है, बट काफी लोगों का मानना है कि था। तो लेकिन हाँ ये तो कंफर्म है कि वेस्टर्न पावर्स या डीप स्टेट का हाथ तो इस तरह के प्रोटेस्ट्स में रहता ही है। और क्या कंडीशन हुई काठमांडू की, क्या कंडीशन हुई नेपाल की, ऑलमोस्ट 10 दिन, 1 वीक टू 10 डेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस रही।
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही। तो ये आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। अब जब भी इस तरीके की चर्चा कहीं पर भी होगी, रिजीम चेंज की बात होगी, रिजीम डिग्रेडेशन की बात होगी, तो वहाँ पे आप नेपाल वाला जो ये प्रोटेस्ट था इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो बांग्लादेश का मैंने आपको फॉल ऑफ ढाका बताया है, इसके बारे में आप उसको ऐड कर सकते हैं। प्लस जो इमरान खान की गवर्नमेंट का गिरना है वो आप ऐड कर सकते हैं। इंडिया में जो CANRC वाला प्रोटेस्ट हुआ या फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, या और भी कुछ जो बड़े प्रोटेस्ट, हालांकि जी यही दो ज़्यादा बड़े प्रोटेस्ट है उस टाइम पे, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और रिजीम चेंज और रिजीम डिग्रेडेशन में क्या डिफरेंस है इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना। और हम लोगों ने इन सभी घटनाओं को रिलेट किया। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूएस का डीप स्टेट है उसका ही रोल इन सभी इवेंट्स में रहा है, इन सभी घटनाओं में रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पे बैकअप नहीं मिला, कहीं पे पावर वाला स्टेज नहीं मिल पाया, या ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं मिली जो उसके सपोर्टिव हो, या फिर कहीं पे बेस नहीं मिला। जैसे नेपाल के केस में तो बेस वाला मामला नहीं था, नेपाल के केस में इट वाज जस्ट सपोर्ट, कि उनको वहाँ पे एक तरीके से डिसरप्शन क्रिएट करना था, कुछ इस तरह का मामला था। और बाकी पाकिस्तान वाले मामले में और यहाँ इस वाले मामले में तो बेस का ही इशू था, बांग्लादेश वाले में भी। इन फ्यूचर हो सकता है यहाँ पर भी अगर प्रो यूएस गवर्नमेंट होती तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ मिलिट्री इंटरवेंशंस या फिर कुछ अपना एक सेटअप वो क्रिएट कर सकते थे। हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की स्थितियाँ क्रिएट हुई, तब जाके नेपाल में प्रोटेस्ट की स्थिति बनी। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर। इसको मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया कि स्पेशली अगर हम लोग यूएसए की पॉलिटिक्स को समझें, तो यूएसए ने हमेशा ही अपना फायदा देखा है हर स्थिति में। उससे ये नहीं मतलब है कि जो इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान वो सभी जानते हैं कि एक आतंकवादी देश है, आतंकवादी की सप्लाई करना ही उसका काम है, टेररिस्ट कह सकते हैं, सप्लायर है टेररिज्म का। लेकिन ये सब होने के बावजूद और सभी को साक्ष्य पता है कि क्या चीजें हुई, कौन जीता कौन हारा, ऑल थिंग्स आर क्लियर। लेकिन तब पर भी हमें इस तरह की इमेजेस देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग में ये चीज वास्तव में बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी सभी को, कि एक तरफ तो ये सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं जो विनिंग पोजीशंस थी वो इंडिया की ही थी, बट फिर भी एक टेररिस्ट कंट्री जो एक आतंकवादी देश है उसके साथ इस तरह की चीज़ें होना वो उतना सही नहीं है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और अदर जो भी वहाँ पे मिनरल्स हैं, चीज़ें हैं, उसकी कुछ डीलिंग चल रही है। और आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और ये ट्रम्प, तो कहीं ना कहीं आपको यूएसए की पॉलिटिक्स कुछ इस तरह की समझ में आएगी कि यूएसए को पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान भी हमेशा खुद की लोकेशन का फ़ायदा उठाता रहा है। पाकिस्तान की लोकेशन कुछ इस तरह की है, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है। पहले भी, पहले तो बहुत इम्पोर्टेंस था उसकी लोकेशन का, और अभी भी, अब और भी रूट्स डेवलप हो रहे हैं, बट अभी भी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यहाँ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूएस को इससे मतलब नहीं है कि ये आतंकी देश है, हालांकि इस आतंक का जो प्रकोप है वो खुद यूएसए ने भी झेला हुआ है 9/11 में। लेकिन फिर भी उनको फिलहाल इससे मतलब नहीं है, क्योंकि फिलहाल यूएस का फायदा है पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा करने में। इंडिया के साथ संबंध कैसे भी हो, अभी आप टैरिफ वाला मामला देख ही रहे हैं, इंडिया से कुछ खास उनको बेनिफिट नहीं है। हालांकि हाँ, इंडिया से एक बेनिफिट है चाइना को काउंटर करने वाला, बट फिलहाल उन्होंने उसको एक साइड लाइन किया हुआ है थोड़ा बहुत, इसीलिए बैलेंस बना के चल रहे हैं। बट यूएसए के साथ वो, यू स्पेशली यूएस और पाकिस्तान के एस्पेक्ट में बात करूं, तो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो बेहतर ही होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक सिनेरियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। तब जबकि सब लोग जानते हैं कि
किस तरह की कंट्री है पाकिस्तान और ये क्या सप्लाई करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है टेररिज्म। बट ये सब जानते हुए भी इस तरह के रिलेशंस हैं। उसके पीछे है ईरान और अफगानिस्तान, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वहां पे अपनी पकड़ बनानी है या कहीं ना कहीं ईरान को कंट्रोल करना है, तो वही जो मैंने आपको पुरानी स्टोरी बताई कि यूएस को एक सपोर्टर चाहिए, और वो सपोर्टर का जो रोल है वो यहाँ पे पाकिस्तान ही प्ले करेगा। तो ये स्टोरीज थी, और मैंने आपको पहले ही हेडिंग में बताया था कि पाकिस्तान का इस पूरे मामले में क्या रोल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब नेक्स्ट ये स्लाइड है यूएस ईरान रिलेशन। हम लोग जानते हैं कि यूएस ईरान रिलेशंस जब से ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ और वहां पे जो नई सत्ता आती है, खमनेई रिजीम, तो तब से यूएस और ईरान के रिलेशंस अच्छे कभी भी नहीं रहे। एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल, दोनों का एक तरीके से कहते हैं माइंडसेट ही अलग है, बिल्कुल अलग तरह का माइंडसेट, अलग कंट्री। एक इसको हम इस वे में समझ सकते हैं कि एक तो होता है कि हम एक तालमेल से चले, या संबंध अगर ठीक नहीं भी है दो देशों में, तो भी एक मीडियम पाथ हम अपनाएं। बट यहाँ पर तो बिल्कुल ही अपोजिट कंडीशंस हैं बिटवीन ईरान एंड यूएस। और यहाँ पर इस पूरे मामले में वही यूएस को सपोर्टर चाहिए पाकिस्तान टू कंट्रोल ईरान। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो रोल है वो दोनों में है। यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा कि ईरान और यूएस वाले में भी पाकिस्तान का एक मेजर रोल है, और अफगानिस्तान और यूएसए वाले में भी पाकिस्तान का एक मेजर और इम्पोर्टेंट रोल है। तो पाकिस्तान का यहाँ पे दो रोल है। और अब जब पाकिस्तान इतना फायदा दे रहा है यूएसए को, तो उसके लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा। और इसीलिए जो यूएस गवर्नमेंट है वो बार बार लंच पे इनवाइट कर रही है आसिम मुनीर को और प्राइम मिनिस्टर शहबाज को। तो अब हम लोग एक चीज ये समझ लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा कि यूएसए को क्यों चाहिए बगराम एयरबेस। कुछ हम लोगों ने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखे, कुछ हम लोगों ने कहानियां देखी, रिजीम चेंज किया, रिजीम डिग्रेडेशन की। अब इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान ने हो सकता है उस समय यूएसए को कन्विंस किया हो कि यहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कि ये अफगानिस्तान से जो रिलेशंस हैं यूएसए के वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हों और बगराम एयर बेस वाली बात बन जाए। लेकिन वास्तव में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस आपस में ही बहुत ज़्यादा खराब हैं इस डूरन लाइन इशू की वजह से। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डूरन लाइन विवाद पे अपलोड किया है, दो नहीं, एक नहीं, इस पे दो वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में बात की है, और नेक्स्ट हम लोग फिर कभी और भी बात कर लेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डूरन लाइन है ये काफ़ी पहले ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही ये इसको बना दिया गया, एक विभाजन कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि इधर भी पठान पॉपुलेशन और इधर भी पठान पॉपुलेशन, तो सेम पॉपुलेशन को ही डिवाइड कर दिया गया। तो अब के समय में जो तालिबान रिजीम है वो इसको एक बॉर्डर मानती ही नहीं है, और यही यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि इसको वो ये बॉर्डर नहीं मानते हैं। और इस वजह से जो डूरन लाइन का पूरा विवाद है वो चला आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, किस तरीके से सर मोटाइमर ड्यूरन ने काम किया, डूरन लाइन बनी, बहुत सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं। बट आपको एक मोटे तौर पे ये समझना ज़रूरी है कि सेम पॉपुलेशन का कह सकते हैं डिवीज़न कर दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया, और फिर यहाँ पे टेंशन्स क्रिएट हुई। और ये आपको इसके एग्जांपल्स पूरे वर्ल्ड में कई जगह मिल जाएंगे जहाँ पे सेम पॉपुलेशन को ही एक तरीके से, सेम ही पॉपुलेशन को हम कह सकते हैं कि डिवाइड कर दिया गया है, और उससे फिर टेंशन्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ये पिक्चर ऐड कर दी है इस लोकेशन की, और ये मैप है।
तो अब हो गया दोस्तों, ये हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने आज देखा क्या क्या। बेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, बेस होते क्या है, मॉडर्न वारफेयर में क्या इसका यूज है, ये हम लोगों ने देखा। बेसिस ऑफ यूएसए, मैप एक देखे थे हम लोग, अफगान सोवियत वॉर, यूएसए वॉर ऑन टेरर एंड राइज ऑफ क्लाशिनकोव कल्चर इन अफगानिस्तान, Pakistan's roles in this case, and Pakistan-US relations, Pakistan-Afghanistan relations, fall of Imran Khan and Sheikh Hasina government in Pakistan and Bangladesh, protests in Nepal, Operation Sindoor and Asim Munir's lunch with Trump, current situation and future prediction। तो देखिए, ये सब तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। जहाँ तक बात है इसकी, करंट सिचुएशन यही है कि अभी कोई ऐसा तालिबान का मन नहीं है कि वो यहाँ पे यूएसए को फिर से कंट्रोल दे, क्योंकि बहुत सारे आपने व्लॉग्स देखे होंगे। और अगर अगर आपको ना यूएसए और अफगानिस्तान के रिलेशन और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन समझने हैं, तो जियोपॉलिटिक्स के तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो ट्रैवलर्स के व्लॉग्स होते हैं, आप अक्सर देखते होंगे फ्री टाइम में फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट फॉर नॉलेज पर्पस दीज व्लॉग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कितना एक हेट्रेड है अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के प्रति और यूएसए के प्रति। क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है कि उनको पता है कि जो 20-21 साल जो लड़ाई हुई अफगानिस्तान में, जो अभी हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में, जिसको हम लोगों ने कहा था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, तो उस दौरान आम अफगान नागरिकों की ही जान गई। किसने ली? यूएसए ने ली। सपोर्ट किसने किया? पाकिस्तान ने किया। पूरी की पूरी जो बैकअप थी वो पाकिस्तान की थी। तो इस वजह से इतना हेट्रेड है। और सबसे ज़्यादा लगाव किससे है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसके लिए है? फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लगाव हमेशा से रहा है। जब पुरानी गवर्नमेंट्स थी अफगानिस्तान में, अशरफ गनी और हामिद करज़ई की, उस समय भी इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। और अभी के टाइम में भी इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छे संबंध हैं दोनों कंट्रीज़ में। और इतना तो मेरा भी मानना है कि अफगान जो गवर्नमेंट है, जो कह सकते हैं तालिबान की जो सत्ता है, वो एक मामले में तो भरोसेमंद है कि वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इतना तो एज अ जियोग्राफर और एज अ रिसर्चर इतना तो मेरा भी मानना है कि कभी भी जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इस तरह के मामले में, जैसे पाकिस्तान हो गया, यूएस हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं, इनके फितरत में ही है एक तरीके से धोखेबाजी, जो वाली ये कह सकते हैं। कभी भी कोई भी ये चाल चल देंगे, कभी भी हो सकता है आप कुछ सपोर्ट कर रहे हो बट मेन मौके पे वो हाथ पीछे खींच लें। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अफगानियों के साथ ये चीज़ नहीं है। तो मेरा तो बिलीव है कि इन फ्यूचर इंडिया अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी हैं, वो और स्ट्रॉन्ग होंगे। और इंडिया ये बिलीव करता है कि जो कुछ भी हो जाए, बट तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इंडिया को धोखा नहीं देगी इस तरह के मामलों में। तो ये चीज़ भी है। और दूसरा मामला यहाँ पे ये है कि यूएस अफगानिस्तान के रिलेशंस पे अगर हम प्रेडिक्शन करें, तो वो तो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की वॉर ऑन टेरर के टाइम में, वो इतना जल्दी अफगानी भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। तो मेरा तो ये मानना है कि बगराम एयरबेस मिलना बहुत मुश्किल है यूएसए के लिए, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट इतनी लालची नहीं है पाकिस्तान की तरह कि वो कुछ लालच में आकर के वो बेस प्रदान करे। तो फिलहाल तो मेरा जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि कुछ ऐसा ही सिनेरियो होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कन्विंस कर नहीं पाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान से ख़राब हैं, और पिछले महीने से तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती चली जा रही है। इन केस अगर कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट होता है, कुछ और इसमें नई न्यूज़ आती है, तो हम लोग फिर से इस पे चर्चा करेंगे, इस पे हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन अभी के समय में जो स्थितियां बनी हुई हैं पूरे उस रीजन में,
स्पेशली अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, या इवन हम ईरान को भी ले लें, तो जिस तरह की कंडीशंस हैं, क्योंकि चाइना भी इतनी आसानी से वहाँ पे वो एयर बेस होने नहीं देगा कि इजीली वहाँ पे यूएस का फिर से कह सकते हैं कि वापसी हो जाए। और ईरान भी है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे आप एक इस सिनेरियो को समझिए कि अगर वहाँ पे यूएस से आता है, तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी एक थ्रेट है, क्योंकि ईरान भी पास में ही है। और दूसरा थ्रेट एक है चाइना के लिए भी। स्पेशली मेन फोकस तो यूएस का वहाँ पे चाइना ही है, क्योंकि ईरान को तो वो ऑलरेडी काउंटर कर सकते हैं अपने अदर बेसिस से भी। बट फिर भी एक मेंटली तो होता ही है ना कि ईरान को तो ये लगेगा ही कि अफगानिस्तान में एक तरीके से फिर से एंट्री हो गई है यूएस की। और वो एक मेंटली अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करेगा। बट मेन फोकस जो भी स्टेटमेंट्स हमने ट्रम्प की देखी है, उन्होंने मेन फोकस चाइना को ही काउंटर करने पे किया है। स्पेशली जब हम लोग बगराम एयरबेस से रिलेटेड न्यूज़ को देखते हैं, या जब रिपोर्टर्स ने उनसे क्वेश्चंस पूछे, तो ज़्यादातर उनका फोकस चाइना को ही काउंटर करने से संबंधित था। तो ये रहा दोस्तों बगराम एयरबेस के बारे में। हम लोगों ने डिटेल में बहुत सारी स्टोरीज को देखा, बहुत सारे कहानियों को समझा। और नेक्स्ट मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन से इस वीडियो को एंड करूंगा कि जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। जो डिफरेंट इवेंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, और जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, मतलब कि घटनाओं को जोड़ते हैं, उससे जो एक ब्रॉडर पिक्चर बन के आती है, वही हमें सही नॉलेज देती है, सही ज्ञान देती है जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस का। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग आज देखें, तो हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स को, बहुत सारे घटनाओं को जोड़ा आपस में, तब जाके एक ब्रॉडर इमेज बनी। पूरा यूएसए की जो चाल है, यूएसए की जो सोच है, उसकी जो पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, वो पूरी समझ में आई। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने अफगान सोवियत वॉर, इसके बाद तालिबान फर्स्ट फेज, फिर हामिद करजई और अशरफ गनी वाला जो टाइम पीरियड अफगानिस्तान में, इसके बाद बीच उसी समय, इसी टाइम पीरियड में जो 20 साल का था हामिद करजई और अशरफ गनी का, इसी 20 साल में जो वॉर ऑन टेरर लड़ा तालिबान के खिलाफ यूएस ने, और उसका उसमें सपोर्ट किसने किया, पाकिस्तान ने। ये अब इस इतने में बहुत सारे इवेंट्स हो गए, इन सबको हम लोगों ने जोड़ा। जब हमने इन सबको जोड़ा, और प्लस उसके आगे फिर फॉल ऑफ ढाका, इमरान खान की सरकार का गिरना, नेपाल में प्रोटेस्ट होना, इंडिया में सीए एनआरसी और फार्मर प्रोटेस्ट, इसके बाद अदर प्रोटेस्ट और भी जगहों पे जो भी हुए, सेंट मार्टिन आइलैंड वाला मैंने आपको बांग्लादेश का एग्जांपल दिया। इस जो भी ये इवेंट्स हुए, इनको हम लोगों ने कनेक्ट किया आपस में। तो जब इन सभी को हम लोगों ने कनेक्ट किया, और अभी की कंडीशन क्या है, तो इन सभी इवेंट्स को, इन सभी डॉट्स को जब हम लोगों ने कनेक्ट किया, तो एक ब्रॉडर इमेज बन के आई। ब्रॉडर इमेज बन के ये आई कि यूएसए को उस रीजन में सरवाइव करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहना ज़रूरी है। और ये आज से नहीं है, अगर हम 1971 इंडो पाक वॉर की बात करें, तो वहाँ पर भी यूएसए का फुल सपोर्ट था फॉर पाकिस्तान, और अभी भी है। तो ये चीज़ हम लोग ईजिली इस चीज़ को समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करके और डिफरेंट इवेंट्स को आपस में रिलेट करके हम लोग एक ब्रॉडर पिक्चर को क्रिएट करते हैं, समझते हैं, और उससे जो जिस भी विषय पे हम बात कर रहे हैं, वो चीज़, वो भी टॉपिक जो भी है, वो हमारा अच्छे से क्लियर हो पाता है। तो ये रहा दोस्तों बगराम एयरबेस से रिलेटेड लेक्चर वीडियो। और नेक्स्ट हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से, इंटरनेशनल रिलेशंस की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और निश्चित तौर पे जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए ये आवश्यक है कि डेली के डेली जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटना हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी हो,
और जब आपको उसके बारे में नॉलेज रहेगी, जब आपको उसके बारे में जानकारी रहेगी, तो फिर आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत मोटी-मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बस एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, पुराने इवेंट्स के बारे में आपको पता रहे। अब जैसे अगर आपको अफ़गान सोवियत वॉर के बारे में पता है, वॉर ऑन टेरर के बारे में पता है, उस समय कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे इस रीजन में हो रही थी, यूएस पाक क्या खेल खेल रहे थे इस पूरे क्षेत्र में, वो सब स्टोरीज पता है, तो फिर आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहानी ऑलरेडी आपके माइंड में है। बस आपको उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, और जो उस नई कहानियाँ कुछ घटित हुई हैं, उससे उसको जोड़ देना है। तो एक पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। और चलते हैं। जय हिंद।